नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। दोस्तों, हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ रहे हैं और इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम लोगों ने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। पहला ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स, दूसरा ज्योमेट्री फिगर, लाइन, और इसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर का शुरुआत हम करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रोजेक्शन। हम प्रोजेक्शन को पढ़ेंगे और आपको पता होना चाहिए कि प्रोजेक्शन जो होता है ये इंजीनियरिंग ड्राइंग में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, महत्वपूर्ण चैप्टर है। अगर इंजीनियरिंग ड्राइंग का कहीं भी प्रश्न आता है, उन प्रश्नों में से 80% जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इसी प्रोजेक्शन से पूछे जाते हैं। लोग इसे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट मानते हैं, बहुत ज्यादा कठिन है प्रोजेक्शन पढ़ना, लेकिन मैं इसे सबसे ज्यादा आसान मानता हूं, क्योंकि इसमें ज्यादा झंझट नहीं है, ना नोट्स बनाने का टेंशन है, ना समझने का टेंशन है। बस आपको समझाने वाला कोई अच्छा हो तो इसको पढ़ने में सबसे आपको आसान लगेगा, ठीक है। और ये खासकर रेलवे के लिए, रेलवे टेक्नीशियन और रेलवे लोको पायलट के लिए अति महत्वपूर्ण चैप्टर है। यही से भर भर के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और आप चीजों को नहीं समझेंगे तो कंफ्यूज होकर क्वेश्चन को गलत कर देंगे। और इस चैप्टर में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, सबसे ज्यादा गलती की संभावनाएं बनी रहती है। क्यों? क्योंकि लोग प्रोजेक्शन को प्रोजेक्शन की तरह नहीं पढ़ते हैं, सोचते हैं हम राटा मार लें, तो राटा मार के ये प्रोजेक्शन कभी समझ में आपको नहीं आने वाला है, ठीक है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि नोट्स प्रॉपर बनाइए, ठीक है। जितने भी लोग क्लास ज्वाइन किए हुए हैं, तो एक तो पेड कोर्स में आप पढ़ रहे हैं तो नोट्स प्रॉपर बनाइए। डाउट क्लास हम लेंगे, इसके प्रश्न भी लगाएंगे और एक एक क्वेश्चन आपसे खुद मैं करवाऊंगा, आप खुद करके खत्म कर देंगे, आपको टेंशन ही नहीं रहेगा, ठीक है ना। इस तरह से प्रोजेक्शन को पढ़ना है। जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए उन लोगों तक मेरा मैसेज पहुंचाइए कि रेलवे में बहुत ज्यादा सब्जेक्ट को पढ़ना है। जो अभी से तैयारी नहीं करेगा, नोटिफिकेशन आने के बाद, वैकेंसी आने के बाद अगर आप तैयारी करते हैं तो फिर आपकी तैयारी अधूरी रह जाएगी, आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। बहुत ज्यादा पढ़ना होता है, ड्राइंग पढ़ना है, वर्कशॉप कैलकुलेशन पढ़ना है, इंप्लॉयबिलिटी स्किल पढ़ना है, मैथ है, रीजनिंग, टेक्निकल, जीके जीएस में 7-8 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं। तो इतने तमाम ब्रॉड सिलेबस है, इसमें प्लानिंग के साथ आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण, ड्राइंग का सबसे रीढ़ की हड्डी बोल सकते हैं, ये प्रोजेक्शन को माना जाता है। इस प्रोजेक्शन को सबसे आसान तरीके से आपको हम समझाने वाले हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और विश्वास कीजिए, यूट्यूब पे या एप्लीकेशन पे कहीं भी इस तरह का वीडियो आपको नहीं मिलने वाला है। ओनली वन है, समझ रहे हैं ना। इस तरह का कंटेंट आपको कोई और देने वाला नहीं है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे प्रोजेक्शन होता क्या है। बहुत सारे लोगों को ये भ्रम है कि प्रोजेक्शन मतलब छाया होता है, परछाई होती है। ऐसा नहीं है दोस्त। प्रोजेक्शन मतलब हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी वस्तु को अलग अलग डायरेक्शन में देखते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में देखने का प्रयास करते हैं, उसको भी हम लोग प्रोजेक्शन बोलते हैं। या किसी चीज को हम किसी दूसरे प्लेन पे जो उसका प्रतिबिंब को देखते हैं उसको प्रोजेक्शन बोलते हैं। छाया या कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। छाया बोलेंगे ये टेक्निकली गलत है, ठीक है ना। प्रोजेक्शन मतलब टू समथिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, कुछ ऐसा जो आपके नजरों के सामने, आपके आगे वो चीजें दिखती है किसी दूसरे प्लेन पे, उसको हम लोग प्रोजेक्शन बोलते हैं। कभी भी हम लोग प्रोजेक्शन को देखने के लिए कोई ना कोई प्लेन को हम लोग डिसाइड करते हैं, हम किस प्लेन पे की चीजों को देखेंगे, ठीक है ना। तो प्रोजेक्शन ये हो गया। तो आइए प्रोजेक्शन का कुछ टेक्निकल वर्ड्स है जिसको हम लोग को समझना होगा। ये जो टेक्निकल वर्ड्स है वेरी पावरफुल है, बहुत महत्वपूर्ण है आपको आगे प्रोजेक्शन समझने के लिए। तो प्रोजेक्शन में जब भी हम पढ़ेंगे तो 2-3 चीजों को हम लोगों को ध्यान रखना होगा। पहला ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। पहला ऑब्जेक्ट को ध्यान रखना कि ऑब्जेक्ट, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होगा जिस उसी का प्रोजेक्शन हम लोग कहीं ना कहीं देखते हैं, ठीक है ना। तो पहला ऑब्जेक्ट होता है। दूसरा प्रोजेक्शन प्लेन होता है जिसको प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। ये हमारा जो रहा ये प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है, ठीक है ना। ये वाला जो आकृति आपको दिख रहा है ये क्या है? प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। और ये जो दिख रहा है ना इसको व्यू बोलते हैं। ये जो दिख रहा है ब्लैक कलर का, ये ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब दिख रहा है, इस ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन दिख रहा है, इसको हम लोग व्यू बोलते हैं। या टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, जो भी व्यू हो, यही ओरिजिनल वाला प्रोजेक्शन है। इसको प्रोजेक्शन बोल सकते हैं, व्यू बोल सकते हैं। आप दोनों में से कोई भी वर्ड का प्रयोग करिए, या तो प्रोजेक्शन बोलिए नहीं तो व्यू बोलिए। और ये व्यू हो सकता है टॉप भी हो, फ्रंट भी हो, साइड भी हो, रेयर भी हो, कोई भी व्यू बन सकता है। आगे हम लोग व्यू को समझेंगे, ठीक है। जो रे हमारे आंखों से निकलता है, इस ऑब्जेक्ट को जहां भी देख रहे हैं, या प्रोजेक्शन प्लेन पर देख रहे हैं या डायरेक्टली आप ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, इस देखने के लिए जो रे हमारे आंखों से निकलकर जाता है उसको हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, ठीक है ना। लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। लाइन ऑफ लाइट लिखा हुआ है, यहां लाइन ऑफ साइट लिख दीजिएगा, ठीक है ना। जो हमारी आंखों से जो रे निकलता है उसको देखने के लिए, उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, ठीक है ना। और लाइन ऑफ साइट क्या होता है? ये ऑब्जेक्ट से टकराते हुए आगे की तरफ प्रोजेक्शन प्लेन पर जाता है। लाइन ऑफ साइट का था आपके आंखों से जो रे निकलता है वो ऑब्जेक्ट से टकराते हुए प्रोजेक्शन प्लेन की तरफ बढ़ता है।
और यही रे जो आगे बढ़ता है एक प्रोजेक्शन का निर्माण करता है, एक ऑब्जेक्ट का निर्माण करता है। ठीक है, इसके कॉर्नर से जो रे टकराया है और रे यहाँ पे चला गया, इसके कॉर्नर से जो रे टकराया वो यहाँ चला गया, मतलब बहुत सारी अनगिनत रे मिलकर एक प्रोजेक्शन का निर्माण कर देती है। ठीक है ना, ऐसे ड्राइंग खराब ना दिखे इसके लिए हम लोग कम ही रे का प्रयोग करते हैं, 3-4 कॉर्नर, केवल कॉर्नर का ही प्रयोग करते हैं, केवल कॉर्नर से ही रे निकालते हैं, लेकिन अनगिनत रे जाकर एक प्रोजेक्शन का निर्माण, ऑब्जेक्ट का निर्माण करती है। ठीक है, समझ गए? तो यहाँ पे समझने वाली 3 चीजें था, क्या क्या था? एक प्रोजेक्शन प्लेन, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, जिस पे ऑब्जेक्ट को हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब प्रोजेक्शन हम जिस प्लेन पर देखते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है ना, तो प्रोजेक्शन प्लेन ये हो गया। दूसरा ऑब्जेक्ट, कोई भी एक ऑब्जेक्ट होगा जिसका प्रतिबिंब हम लोग प्रोजेक्शन प्लेन पर देखते हैं। और तीसरा लाइन ऑफ साइट। ठीक है ना, तीसरा क्या होता है? लाइन ऑफ साइट, वो लाइन जो आपकी आंखों से निकलता है और ऑब्जेक्ट से टकराते हुए प्रोजेक्शन प्लेन की तरफ जाता है, उसको लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये 3 चीजें हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल की बात करें, सिनेमा हॉल में भी सेम यही कंडीशन होता है। क्या होता है? एक प्रोजेक्टर पीछे लगा रहता है जिससे रे निकलता है और वो रे किसी प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन पर प्रोजेक्ट किया जाता है। ठीक है ना, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन पर प्रोजेक्ट किया जाता है, वहां पे आपको चित्र को दिखाया जाता है। आप कहीं बैठे रहें, ठीक है ना, आप कहाँ कहीं बैठे उससे मतलब नहीं है, आपकी जो आंखों से निकल रहा है ना, तो वो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन पर दिख रहा है आपको ये प्रोजेक्टर के अंदर में आपको नहीं दिख रहा है, बीच में आपको नहीं दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है? एक पर्दे पर दिख रहा है जिसको हम लोग प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन बोलते हैं। और सारी प्रोजेक्शन आपको यहाँ पे दिखाई देता है, इसीलिए चलचित्र बोलते हैं। ठीक है ना, ये ओरिजिनल नहीं, जो चीजें आपको प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन पर दिखता है वो ओरिजिनल नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं किसी का प्रतिबिंब होता है। तो यहाँ सिनेमा हॉल में जो भी आप चीजें देखते हैं पर्दे पे, ये वास्तव में ओरिजिनल नहीं है, ये न किसी चीज का प्रतिबिंब आपको दिखाया जाता है, आप इसे वास्तविक नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि प्रोजेक्शन कितने तरह का होता है। दिमाग में आ रहा होगा चीजें कि आखिर प्रोजेक्शन कितने तरह का होता है, प्रोजेक्शन कितने तरह का होता है। तो प्रोजेक्शन आपका 2 तरह का होता है, एक पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन होता है और एक पैरेलल प्रोजेक्शन होता है। एक पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन होता है और एक पैरेलल प्रोजेक्शन होता है। दोनों में अंतर क्या है, आइए 1 बाय 1 करके हम लोग देखते हैं। पहला हम लोग देखेंगे पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, कि पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन किसको बोलते हैं। तो इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन यहां पर लिखा हुआ, इसको हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन का पहचानने का सबसे आसान तरीका कि इसमें जो लाइन होती है ना, आपके आंखों से निकलने वाला जो रे होता है ना, वो डाइवर्ज करता है। वो क्या करता है? डाइवर्ज करता है, फैलते जाता है। ठीक है ना, तो देखिए यहां से एक रे, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है हमारा, यहां पर रखा हुआ। ठीक है, आप इसे देखने का प्रयास करेंगे, कहां देखने का प्रयास करेंगे? इस प्रोजेक्शन प्लेन पे। ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट है और इसका प्रतिबिंब को आप देखना चाहते हैं इस प्रोजेक्शन प्लेन पे, तो इससे आपके आंखों से निकलने वाला रे है, इससे टकराएगा। ठीक है ना, और आगे बढ़ते हुए यहां जा रहा है। ठीक है ना, इस कॉर्नर से टकराया और यहां तक गया। ठीक है, इस कॉर्नर से टकराया नीचे वाला से और यहां चला गया, और इससे टकराया और यहां चला गया। तो यहां पे इस तरह से एक प्रोजेक्शन का निर्माण कर दिया। ठीक है ना, तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आपके आंखों से रे निकल रहा है ना, वो टकराकर डाइवर्ज हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है। ठीक है ना, मतलब फैल रहा है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट आपके आंखों के सामने पड़ेगा, उसका प्रोजेक्शन हमेशा बड़ा दिखेगा, है ना। तो पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में हमेशा जो इमेज होता है ना, ऑब्जेक्ट से बड़ा दिखता है। ये सवाल आपसे पूछता है कि वो कौन सा प्रोजेक्शन है जिसमें ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन, ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब बड़ा दिखता है, वस्तु से बड़ा दिखता है। तो किसमें? पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में। ठीक है ना, जो ऑब्जेक्ट होता है उसका जो प्रोजेक्शन होता है वो बड़ा दिखता है। क्यों? क्योंकि इसकी लाइनें डाइवर्ज हो रही है। ठीक ना, आगे जाकर फैलती जा रही है। इसको और दूर करेंगे, ये और बड़ा दिखेगा, जितना दूर करेंगे उतना बड़ा दिखेगा, है ना। इसमें समझने वाली बात क्या है कि पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उससे बड़ा हमारा इमेज दिखता है। ठीक है ना। दूसरा, इसमें जो ऑब्जर्वर होता है, जो देखने वाला होता है, ऑब्जर्वर होता है, वो किसी एक निश्चित दूरी पे खड़ा रहता है, वो किसी एक निश्चित दूरी पे खड़ा रहता है ना। ऑब्जर्वर कहाँ होता है? एक निश्चित दूरी पर खड़ा होता है और किसी भी वस्तु को देख रहा होता है। ठीक है ना, तो इसमें इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि इसमें जो ऑब्जर्वर होता है एक निश्चित दूरी पे खड़ा रहता है। आइए यहां पर भी देखते हैं, इससे टेक्निकल चीजों को क्या बोलेंगे, ये समझ रहे हैं ना। प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है, जो शुरू में मैंने बताया था कौन सा, ये प्लेन ऑफ आपका प्रोजेक्शन है। ठीक है ना, ये क्या है? प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है। और ये आपका व्यू दिख रहा है, मतलब प्रोजेक्शन ये आपको दिख रहा है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये वाला क्या है? ऑब्जेक्ट है आपका, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या है? लाइन ऑफ साइट है,
ये क्या है, लाइन ऑफ साइट या प्रोजेक्टर बोल सकते हैं। और ये जो दादा साहब दिख रहे हैं ये ऑब्जर्वर है। ये क्या है, ऑब्जर्वर, जो चीजों को देख रहे हैं। या आप हो सकते हैं, हम हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, इसको ऑब्जर्वर बोलेंगे, ठीक है ना। ये चीजों को समझ गए। और आइए पॉइंट्स, इसमें कुछ पॉइंट्स है जो आपको समझना होगा। पहला, इसमें ऑब्जर्वर फिनाइट डिस्टेंस पर होता है। ऑब्जर्वर हमेशा एक निश्चित दूरी पर होगा। इसमें जो देखने वाला होता है, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, एक निश्चित दूरी पर आपको बैठाया जाता है, आपको दिखाया जाता है, ठीक है ना, कि आपका एक दूरी निश्चित होगी, यहीं पे खड़ा होकर देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो ऑब्जर्वर होता है एक निश्चित दूरी पर होता है, ठीक है ना। इसमें पिक्चर बड़ा दिखेगा, इसमें पिक्चर ऑब्जेक्ट से बड़ा दिखता है, दिख रहा है ना, इसमें पिक्चर ऑब्जेक्ट से बड़ा दिख रहा है। इसी का पोजीशन यहां पर दिख रहा है, पिक्चर से बड़ा दिख रहा है, ठीक है। इसे फोटोग्राफिक प्रोजेक्शन भी कहते हैं। इसको कौन सा प्रोजेक्शन बोलते हैं, फोटोग्राफिक प्रोजेक्शन भी इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। सेम यहाँ पे भी एक पिक्चर है, देख लीजिए। यहाँ पे आप ऑब्जर्वर है, जहाँ पे खड़े हैं, ये लाइन ऑफ प्रोजेक्शन यहाँ पे निकल रहा है, ठीक है ना, बहुत सारे लाइन ऑफ प्रोजेक्शन यहाँ से निकल रहा है। इस ऑब्जेक्ट पे टकराते हुए यहाँ पे आगे फॉरवर्ड हो रहा है, कहाँ पे, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन पे। तो यहाँ पे जो इसका प्रतिबिंब बन रहा है, देख सकते हैं, इससे बड़ा बन रहा है, ठीक है ना। तो हमेशा पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में ऑब्जेक्ट से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, प्रोजेक्शन हमेशा बड़ा बनता है, ठीक है, समझ गए। पहला होता है पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। अब इसके कुछ पार्ट्स होते हैं। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन के दो भाग होते हैं, ठीक है ना। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन के कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं, जिसका एक नाम है एरियल पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन और दूसरा नाम है लीनियर पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। एक होता है एरियल पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन और दूसरा लीनियर पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। ये दोनों में अंतर क्या है समझिए। जो एरियल पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन जो होता है ना, इसमें सभी चीजों को दिखाया जाता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ की हम बात करें, एक सड़क है, ठीक है ना, यहाँ पर ट्रैफिक लाइट भी है, इंसान भी घूम रहा है, इधर पहाड़ी है, बिल्डिंग भी बना हुआ है, इधर बहुत सारे मकान भी दिख रहे हैं, तमाम चीजें, पेड़ भी दिख रहा है, बस सारी चीजें यहाँ पर दिख रहा है। ये हर एक चीज को दिखाया जाता है। और इस तरह के प्रोजेक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, एरियल पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। जो फोटोग्राफी हम लोग करते हैं ना, पिक्चर खींचते हैं, सेम वही कंडीशन है, ठीक है ना। अब फोटो आप खींचते हैं, ये सारा चीज कवर होता है ना, छोटे से लेंस में इन तमाम चीजों को हम लोग कवर करते हैं। क्यों, कैमरा का लेंस छोटा होता है लेकिन इतना बड़ा एरिया को कवर कर लेता है। कैसे करता है, क्योंकि इसकी जो लाइन होती है ना, डाइवर्ज होती जाती है। ये पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, लाइनें डाइवर्ज होती है, इसीलिए बहुत ब्रॉड एरिया को कवर कर लेता है। और पूरे एटमॉस्फेयर को इसमें फोटो में दिखाया जाता है, हर एक चीज को, छोटा बड़ा सब चीज को इंक्लूड करके जो प्रोजेक्शन दिखाया जाता है, उसको हम लोग एरियल पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन बोलते हैं, जो हमारे सिनेमा हॉलों में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। दूसरा होता है लीनियर पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। लीनियर का दो तीन भाग और है। तो लीनियर समझिए क्या होता है। लीनियर में जो चीजें आपकी जरूरत है वही बताया जाता है। जैसे आपके मकान का एड्रेस का स्केच बनाना हो, आपका मकान का है, उसका एड्रेस का स्केच बनाना हो, तो देखिए लाइन डायग्राम दिखाता है कि यहाँ एक रोड है, रोड से ऐसे जाएंगे तो ये वाला दूसरा मकान इनका है। तो इसमें आपको ना आदमी दिखा, ना यहाँ पर दुकान दिखा, ना रोड ढंग से दिखा, कुछ नहीं दिखता है। बस जिस वस्तु को इंडिकेट किया जाता है उसी पर ज्यादा फोकस किया जाता है। तो देख सकते हैं ना, लीनियर है, वन लाइन में इसको बना के बता दिया कि यहाँ पे गूगल मैप का जो हम प्रयोग करते हैं वो भी ये लीनियर पर्सपेक्टिव पोजीशन का एक उदाहरण हो सकता है, ठीक है ना। मतलब उसमें जो हमें देखना है, जो हमें आवश्यकता है, उसी को हम देखते हैं, बाकी चीजों को हाइड कर दिया जाता है। यहाँ पे जो नहीं भी चाहिए उसे भी दिखाया जाता है। अगर आप यहाँ बोले कि नहीं है, मुझे यहाँ रोड पे ट्रैफिक को देखना है, तो ट्रैफिक के साथ साथ पूरी चीजों को, इन्वायरमेंट को आपको दिखा रहा है, और इसमें केवल और केवल उसी चीज को दिखाया जा रहा है जिसको आपको देखना है, समझ गए। और लीनियर पर्सपेक्टिव का 3-4 एग्जांपल होते हैं, सॉरी टाइप्स होते हैं। पहला होता है 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन और 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, ठीक है। और यहां पे एक बात मैं और बता दूं कि पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन का जो हम टाइप पढ़ रहे हैं, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन पढ़ रहे हैं, ये हमारे ड्राइंग का हिस्सा नहीं है। ये टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन है, लेकिन हमें इसमें पढ़ना नहीं होता है। तो कभी आपसे सवाल पूछेगा, बेसिक ही पूछेगा, इसीलिए बस इसको यहीं पे हम लोग छोड़ देते हैं। आगे हम जितना भी पढ़ेंगे सब हम पढ़ेंगे प्रोजेक्शन का जो दूसरा भाग होता है पैरेलल प्रोजेक्शन, उसी पे सारा ड्राइंग डिपेंड है, ठीक है। उसको हम लोग आगे अब पढ़ेंगे। अब हमारा ये पर्सपेक्टिव पोजीशन को हम यहीं पे छोड़ते हैं, क्योंकि हमारा ये पार्ट नहीं है, ये आर्टिस्ट होता है, आर्टिस्ट लोगों के लिए होता है, हमारे लिए होता ही नहीं है, ठीक है। हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके हमारे सामने है पैरेलल प्रोजेक्शन, ठीक है। मेरे सामने कौन सा है, पैरेलल प्रोजेक्शन, और इसी प्रोजेक्शन पे पूरे ड्राइंग बेस्ड है। एक बात का ध्यान और रखना होगा आप लोगों को कि जो आईटीआई में ड्राइंग पढ़ते हैं, जो डिप्लोमा में ड्राइंग पढ़ते हैं, जो बीटेक में ड्राइंग पढ़ते हैं, सबका अलग अलग
सिलेबस है, सबको अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। हम जो आईटीआई में पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक लेवल का ड्राइंग पढ़ेंगे, जिससे हम लोग को समझकर चीज़ों को क्रिएट करना होता है। आप टेक्नीशियन बनने जा रहे हैं, आप रेलवे ड्राइवर बनने जा रहे हैं, आपको ड्राइंग की समझ होनी चाहिए, न कि बनाने आना चाहिए, ठीक है ना। यही अंतर है। और बहुत सारे बीटेक एमटेक किए हुए सर लोग हैं जो आपको इतना हाई लेवल में ड्राइंग पढ़ा देते हैं जिसका जरूरत ही नहीं होता, और एग्जाम में उससे प्रश्न भी नहीं आते हैं। तो हम लोग को क्वेश्चन अप्रोच वाला वैसा ड्राइंग पढ़ना जो हमारे सिलेबस का पार्ट हो, जो हमें यूजफुल हो और आगे इसका हमारे निजी जीवन में भी उपयोग हो जाए। तो हम लोग यहाँ से आईटीआई का एनसीवीटी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग टेक्नीशियन और लोको पायलट इसरो डीआरडीओ में जो ड्राइंग पूछे जाते हैं उस ड्राइंग को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो घबराना नहीं है, पेशेंस के साथ शुरुआत कर रहे हैं हम यहाँ से ओरिजिनल ड्राइंग का। ये प्रोजेक्शन का दो पार्ट होता है, पहला पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन जो मैंने देखा अभी, और दूसरा होता है पैरेलल प्रोजेक्शन। और इसी पैरेलल प्रोजेक्शन को हम लोग पूरे आगे तक अब पढ़ना है, ठीक है। आइए समझते हैं कि ये पैरेलल प्रोजेक्शन होता क्या है। देखिए अब यहां भी तीन कंडीशन है। पहला, ये प्रोजेक्शन प्लेन है। ये कौन सा है? इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन प्लेन। प्रोजेक्शन प्लेन चाहे प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है ना। ये और ये हमारा रहा प्रोजेक्शन, ये हमारा रहा क्या? प्रोजेक्शन। और ये जो है, ये जो लाइन जा रही है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट। ये हमारा ऑब्जर्वर हो गया। क्या हो गया? ऑब्जर्वर। ये आप भी हो सकते हैं या मैं भी हो सकता हूं, मतलब कोई भी हो सकता है। ये ऑब्जर्वर है, ठीक है। ये आपका रहा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को कहां दिखा? यहीं पे लेते हैं। ये रहा ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ये रहा ऑब्जेक्ट। तो आपको अगर प्रश्न पूछेगा तो टेक्निकल इसी वर्ड का इस्तेमाल करेगा। पूछेगा कि जो लाइन ऑफ साइट होता है कौन से प्रोजेक्शन में पैरेलल होता है, ऑब्जेक्ट का पैरेलल होता है। तो आपको बोलना पड़ेगा कि पैरेलल प्रोजेक्शन में, ठीक है ना। इसमें अंतर क्या है कि पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में लाइनें डाइवर्ज हो रही थी, है ना। लाइन ऑफ साइट क्या हो रहा था? डाइवर्ज हो रहा था। इसमें डाइवर्ज नहीं होता है। इसमें ऑब्जेक्ट और प्रोजेक्शन का जो लाइन आता है एकदम बिल्कुल एक दूसरे से पैरेलल होता है। देखिए पैरेलल लाइन है, ठीक है ना। ये सब एक दूसरे से पैरेलल है, और जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा आपका प्रतिबिंब भी दिखता है, प्रोजेक्शन भी दिखता है। कह सकते हैं कि जो लाइन ऑफ साइट होता है प्रोजेक्शन का परपेंडिकुलर होता है, ऑब्जेक्ट का परपेंडिकुलर होता है, बोल सकते हैं। या लाइन ऑफ साइट आपस में पैरेलल होते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछेगा वो कौन सा प्रोजेक्शन है जिसमें जो लाइन ऑफ साइट होती है प्रोजेक्शन के परपेंडिकुलर होती है। किसमें होता है? पैरेलल प्रोजेक्शन में। पूछेगा वो कौन सा प्रोजेक्शन है जिसमें लाइन ऑफ जो साइट है ना, ये लाइन ऑफ जो साइट है आपस में पैरेलल होती है। किसमें होता है? पैरेलल प्रोजेक्शन में। और पर्सपेक्टिव में डाइवर्ज हो रहा था, ठीक है ना। डाइवर्ज फैल रहा था, इसमें फैलता नहीं है। एक और सवाल आपसे पूछता है कि वो कौन सा प्रोजेक्शन है जिसमें ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर प्रोजेक्शन दिखता है, ऑब्जेक्ट के साइड के साइज के बराबर प्रोजेक्शन दिखता है। तो कौन सा होता है? पैरेलल प्रोजेक्शन। इतना सारा भर भर के क्वेश्चन आपसे पूछेगा, और वहां पे दिमाग को ब्लॉक नहीं करना है, दिमाग खोल के आंसर देना है, क्योंकि दिमाग खोल के अभी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इतने डिटेल्स में बारीकी से बता रहा हूं, आप मेरा बेइज्जती मत कराना, ठीक है ना। ध्यान से सुन लीजिए, कहीं संभावना नहीं छोड़ना है कि आप गलती करेंगे, ठीक है ना। हर एक प्रश्न को आपको यहीं पे डील कर रहे हैं, ठीक है। आइए इसके कुछ पॉइंट्स है जिसको लिखना होगा। इसमें जो ऑब्जर्वर होता है इनफिनाइट डिस्टेंस पे होता है। इसमें ऑब्जर्वर से कोई मतलब ही नहीं है। ऑब्जर्वर कहां होता है? इनफिनाइट डिस्टेंस पे होता है। कोई सोर्स ऑफ लाइट है जो इसको प्रोजेक्ट करती है, और ऑब्जेक्ट के बराबर ही इसका प्रोजेक्शन दिखता है। तो आप कहीं से देखिए, इधर से देखिए, उधर से देखिए, कहीं से देखेंगे आपको ऑब्जेक्ट के बराबर ही प्रोजेक्शन आपको प्रोजेक्शन प्लेन पे दिखेगा। तो ऑब्जर्वर, इसमें ऑब्जर्वर का यहाँ पे कोई निश्चित डिस्टेंस नहीं होता है कहाँ पर खड़ा है। ये कहीं पे खड़ा हो सकता है, और निश्चित इनफाइनाइट डिस्टेंस पर खड़ा हो सकता है, ठीक है ना। वहां से भी ये देखेगा तो उसको वही यही सेम चीजें दिखेगी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पे कि इसमें जो प्रोजेक्शन हमको दिखता है, जो प्रोजेक्शन हमको दिखता है वो ऑब्जेक्ट के बराबर दिखता है, दिख रहा है ना। ये जो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा प्रोजेक्शन दिखता है। क्यों? क्योंकि इसमें से जो लाइनें निकलती है ना वो समानांतर लाइनें होती है, पैरेलल लाइनें होती है। और पैरेलल लाइनें क्या होती है? हमेशा एक बराबर दूरी पे ट्रेवल करती है, ठीक ना। उनके बीच की जो ऊंचाई होती है, उसके बीच के जो गैप होता है वो हमेशा बराबर होता है। तो इसलिए यहाँ से जो लाइन निकल रहा है, यहाँ से जो लाइन निकल रहा है सब समानांतर लाइन है। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का निर्माण करेंगे, जो यहाँ प्रोजेक्शन बनेगा वो बिल्कुल ऑब्जेक्ट के बराबर, वस्तु के बराबर ही प्रोजेक्शन हमें दिखेगा, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग। इंग्लिश वाला इंग्लिश में, हिंदी वाला हिंदी में लिखेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी सेम कंडीशन, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसका फ्रंट व्यू है, कोई ऑब्जर्वर यहां से दिख रहा है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन जो है
ये क्या है, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है, ठीक है ना, ये क्या है, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, इस पे प्रोजेक्ट किया हुआ है। तो आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट का जो प्रोजेक्शन है यहाँ पे एकदम बिल्कुल बराबर दिख रहा है। क्यों? क्योंकि जो लाइन ऑफ साइट है ना, ये एक दूसरे से बराबर है, एक दूसरे से क्या है, बराबर है। तो याद रखेंगे, लाइन ऑफ साइट हमेशा पैरेलल प्रोजेक्शन में समानांतर निकलता है, एक दूसरे का समानांतर होता है, एक दूसरे का पैरेलल होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट का परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट का या प्रोजेक्शन का परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना, देख सकते हैं परपेंडिकुलर है ना। तो इस तरह से हमें प्रोजेक्शन के दो चीजों के बारे में जानकारी मिला कि प्रोजेक्शन दो तरीके का होता है, एक पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन और एक पैरेलल प्रोजेक्शन। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में लाइन जो होता है, लाइन ऑफ साइट होता है, डाइवर्ज करता है, बड़ा हो जाता है, मतलब उसमें जो ऑब्जेक्ट होगा बड़ा दिखेगा। लेकिन पैरेलल प्रोजेक्शन में लाइन ऑफ साइट एक दूसरे का पैरेलल होता है, इसीलिए हमें क्या होता है, जो प्रोजेक्शन मिलता है वो ऑब्जेक्ट के बराबर ही मिलता है। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में जो लाइनें डाइवर्ज करती है, इसीलिए वो कभी एक दूसरे के पैरेलल और परपेंडिकुलर नहीं हो सकता है। लेकिन पैरेलल प्रोजेक्शन में जो लाइन ऑफ साइट होता है, प्रोजेक्शन और ऑब्जेक्ट का परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। ये तमाम जानकारी आपको यहाँ पर मिला। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट है, अब पैरेलल प्रोजेक्शन के पार्ट्स, टाइप्स को देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। पैरेलल प्रोजेक्शन के हम लोग टाइप्स पे देखेंगे। पहला होता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। पैरेलल प्रोजेक्शन का पहला जो टाइप होता है ऑर्थोग्राफिक होता है, दूसरा होता है ऑब्लिक प्रोजेक्शन। दूसरा क्या होता है, ऑब्लिक प्रोजेक्शन, ठीक है ना। पैरेलल प्रोजेक्शन के दो भाग, पहला ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन और दूसरा ऑब्लिक प्रोजेक्शन, ठीक है। अब ऑर्थोग्राफिक में देखिए इसका भी दो पार्ट है, ठीक है, इसका दो पार्ट है, कौन कौन, मल्टी व्यू प्रोजेक्शन, ठीक है ना, मल्टी व्यू प्रोजेक्शन और दूसरा एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन। मल्टी व्यू प्रोजेक्शन और दूसरा एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ठीक है ना। अब ऑब्लिक प्रोजेक्शन के यहाँ पर चार भाग है। पहला होता है कैबिनेट प्रोजेक्शन, ठीक है, दूसरा होता है कैलिबर प्रोजेक्शन, साइनोग्राफिक प्रोजेक्शन और साइड्स एंड शैडो प्रोजेक्शन, ठीक है ना। इसके चार भाग है, उसके दो भाग है। ये पैरेलल प्रोजेक्शन के हमारे ये क्या है, भाग है, ठीक है ना। अब आगे इसको हमको नहीं पढ़ना है, आईटीआई में नहीं पढ़ना है, ये डिप्लोमा का पार्ट है, ठीक है ना, ये डिप्लोमा का पार्ट है, हमें पढ़ना है ये आईटीआई में, ये वाला भाग को पढ़ना है। लेकिन इसका फर्दर आगे भी क्लासिफिकेशन है, ठीक है ना, जो बता रहे हैं उसके अनुसार आगे बढ़ते जाइए, धीरे धीरे आगे बढ़िए, ठीक है ना। उधर पर्सपेक्टिव छूट गया, पैरेलल आया, पैरेलल में दो भाग हो गया, ऑर्थोग्राफिक और ऑब्लिक। ऑब्लिक हम लोग को पढ़ना ही नहीं है, कैंसिल कर दिया। अब हम लोग को पढ़ना ये कौन सा, ऑर्थोग्राफिक। ऑर्थोग्राफिक में भी अलग फिर से पार्ट आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए आगे बढ़िए। अब देखिए ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन यहाँ पे आ गया, इसका भी दो भाग आपको दिखाया था ना, मल्टी व्यू प्रोजेक्शन और एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन, दो भाग आपको बताए थे। आइए अब इसमें भी कैटेगराइज किया गया है। जो मल्टी व्यू प्रोजेक्शन होता है, इसमें होता है पहला फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, दूसरा सेकंड एंगल प्रोजेक्शन, तीसरा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन और चौथा फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन, ठीक है ना। और यहाँ पे एक्सोनोमेट्रिक में भी तीन भाग है, पहला आइसोमेट्रिक होता है, डाइमेट्रिक होता है, ट्राइमेट्रिक होता है, ठीक है। अब जो आईटीआई में आपको पढ़ना है वो यहाँ पर समझिए। आईटीआई में जो प्रोजेक्शन आपको पढ़ना है इन लोगों में से, यहां से दो निकाल लीजिए, पहला फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल, ठीक है ना। ये दो पोजीशन इधर पढ़ेंगे, किसमें, मल्टी व्यू पोजीशन में। और एक्सोनोमेट्रिक में हम लोग आइसोमेट्रिक पोजीशन पढ़ेंगे, ठीक है ना, आइसोमेट्रिक पढ़ेंगे। इसको ऑर्थोग्राफिक पोजीशन भी बोलते हैं, ऑर्थोग्राफिक में, जिसमें 2 डायमेंशन होता है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। हम लोग को आईटीआई में मात्र ये तीन पोजीशन के बारे में पढ़ना है, पहला फर्स्ट एंगल पोजीशन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन और यहाँ पे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। अब इन्हीं तीनों को हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं विस्तार में, डिटेल्स में, जो बोल दीजिए। और यही तीनों से प्रोजेक्शन से भर भर के प्रश्न आएंगे, जो आपके रेलवे टेक्नीशियन, लोको पायलट, इसरो, डीआरडीओ, हर जगह आपसे प्रश्न पूछा जाएगा और हर जगह आप अच्छा नंबर ला सकते हैं, समझ गए। और 100% नंबर आएगा, इस बात की गारंटी। हम एक एक क्वेश्चन को यहीं पर डील कर देंगे। प्रोजेक्शन का जो भी क्वेश्चन होगा, एक भी नया क्वेश्चन आपको नहीं दिखने वाला है, ठीक है, समझ गए यहाँ पे कि हमें इन चीजों को पढ़ना है। तो कुछ चीजें हैं जो नोट करके आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। आइए, जो मल्टी व्यू प्रोजेक्शन होता है, मल्टी व्यू प्रोजेक्शन को छोड़कर सभी 3D पिक्टोरियल प्रोजेक्शन को कहते हैं, ठीक है ना। आइए पीछे करते हैं आपको। देखिए यहां पे बताना हम भूल गए थे कि जो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन या सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जिसमें दो पढ़ना है, ये पढ़ना है और हमको ये थर्ड वाला पढ़ना है। ये पूरा जो प्रोजेक्शन होता है ये 2D होता है। ये क्या होता है, 2D। अगर आपसे पूछेगा कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में जो हमारा मल्टी व्यू प्रोजेक्शन होता है, वो किस तरह का प्रोजेक्शन है, 2D होता है, 3D होता है कि 6D होता है, कौन सा होता है, तो ये 2D प्रोजेक्शन होता है, ठीक है ना। बाकी सारा ये 3D प्रोजेक्शन है, बाकी सारा 3D प्रोजेक्शन है। इससे पीछे जितने भी पढ़े हम लोग
सब 3D प्रोजेक्शन है, पर्सपेक्टिव पूरा 3D प्रोजेक्शन है, और पैरेलल में केवल मल्टी व्यू प्रोजेक्शन 2D है, बाकी सब 3D प्रोजेक्शन है, ठीक है ना। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए ना इसमें कि मल्टी व्यू प्रोजेक्शन को छोड़कर सभी प्रोजेक्शन 3D पिक्टोरियल प्रोजेक्शन उसको कहते हैं। 3D बोलिए पिक्टोरियल, पिक्टोरियल मतलब पिक्चर के फॉर्म में दिखता है, ठीक है ना। इसे 2D पोजीशन भी बोलते हैं, इसे 2D पोजीशन बोलते हैं। किसको? मल्टी व्यू पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? 2D पोजीशन भी बोलते हैं। तो इस तरह से ड्राइंग के हम लोग इंपॉर्टेंट पार्ट को कंप्लीट कर लिए, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, फर्स्ट एंगल, थर्ड एंगल, फोर्थ एंगल, ये सब क्या होते हैं, हम लोग कैसे प्रोजेक्शन को किसी भी एंगल में देखते हैं, ये तमाम जानकारी हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ये बेसिक प्रोजेक्शन था, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन था, जो आपको मैंने बताया। आप लोग बढ़िया से नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है ना। और नोट्स बनाने के लिए आप लोग प्लेन कॉपी का प्रयोग करेंगे, रोलिंग वाला नहीं, लाइन खींचा हुआ कॉपी का प्रयोग नहीं करना है, प्लेन कॉपी का प्रयोग करना है। अब से पहले जितने भी आप चीजें पढ़े थे और रोलिंग पर लिखे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब प्रोजेक्शन के लिए एक स्केल चाहिए, 2-3 पेन चाहिए, 3-4 कलर का पेन ले लीजिएगा, एक स्केल ले लीजिएगा, उसी से प्रोजेक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बाकी चीज़ों की जरूरत नहीं है। पेंसिल अगर यूज करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं भी करेंगे तो 2-3 कलर का पेन चाहिए, उसी से काम सारा हो जाएगा। यहाँ से आप एक कॉपी ले लीजिएगा प्लेन वाला, और एक स्केल लेना है, और 2-3 कलर का पेंसिल या कलम ले लीजिएगा, जिससे प्रोजेक्शन को ड्रॉ करेंगे, समझेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको कोऑर्डिनेट सिखाएंगे, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सिखाएंगे, बहुत सारे उसके अलग अलग व्यू हम लोग देखेंगे। ये तमाम जानकारी अगले वीडियो में हम लोग लेने वाले हैं। आज और अभी के लिए बस इतना ही था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।